11th क्लास के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में हर साल और आपको दिला सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक विद द सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 11 और इसमें हम देख रहे हैं 11th क्लास के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में हर साल और आपको दिला सकते हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स भी। तो हम इसमें देख रहे थे डेरिवेशन ऑफ वी हैव डन काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, और अब हम आ गए चलते चलते रोल करते करते आ गए हैं हम रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर। तो अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इसमें जो मेरे को इसमें काफ़ी सारे डेरिवेशन है वैसे तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एज पर प्रेजेंट सिलेबस वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले। तो 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मुझे लगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूजुअली आपके पेपर में आते रहते हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 में हम लोग 2 डेरिवेशन कवर करेंगे और पार्ट 2 में जो थर्ड डेरिवेशन होगा उसको कवर करेंगे। तो लेट अस सी इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम कौन से डेरिवेशन कवर करने वाले हैं, कौन से वो 2 डेरिवेशन हैं। तो ये वो 2 डेरिवेशन हैं। एक तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का डेरिवेशन, ये आपको ड्राइव करना है कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको ड्राइव करना है। तो ये हमें 2 डेरिवेशन यहाँ पे करने हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट डेरिवेशन विच इज टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट इसमें आ सकती है, आपसे जो पूछ सकते हैं स्कूल में, कैसे पूछ सकते हैं, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क अप्लाइड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, यानी टाउ और अल्फा में रिलेशन बताइए, ड्राइव करिए। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टाउ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई में क्या रिलेशन होता है, इसको एस्टेब्लिश करिए। ठीक है, तो लेट अस सी द डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग। ओके, तो हमें पता है जो टॉर्क होता है हमारा, टॉर्क जो हमारा होता है वो क्या होता है, फोर्स आर क्रॉस एफ होता है, या आर एफ बोल सकते हैं हम लोग। हमारा जो टॉर्क होता है वो आर एफ होता है। ठीक है, तो उसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे टाउ इक्वल टू आई अल्फा। एक बात तो हम और ध्यान रखेंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा किसके इक्विवेलेंट है, एफ इक्वल टू एम ए। जो हमारा लीनियर मोशन में एफ इक्वल टू एम ए होता था उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा है। ठीक है, तो वहीं से हम ड्राइव करेंगे कि हमारा जो फोर्स इक्वल टू एम ए है वहां से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि हमारा टाउ इक्वल टू आई अल्फा है। ओके, लेट अस सी द डेरिवेशन। तो मान लीजिए कोई एक बॉडी है, कोई एक ये बॉडी है, और ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट, एक ये बॉडी है पूरी, इस एक्सिस के अबाउट जो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये रोटेट कर रही है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, अल्फा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अल्फा हमारा जो होता है डी ओमेगा बाय डी टी के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे अल्फा है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन आपका होता है। और ये बॉडी जो है ये बहुत बड़ी बॉडी है, इसमें कई सारे पार्टिकल में से ब्रेक कर सकते हो, है ना। यू कैन मेक अ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल। तो हमने कुछ पार्टिकल यहाँ पे लिए M1, M2, M3, ऐसे कई सारे इसमें पार्टिकल होंगे। ठीक है, और सबका डिस्टेंस जो है इस एक्सिस से अगर मैं देखूं तो सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा, सबका डिस्टेंस अलग अलग R1, R2, R3 होगा, है ना। या सेम भी हो सकता है, अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा सेम भी हो सकता है, लेकिन अपना अपना सबका डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अब देखो यार, ये जो बॉडी घूम रही है तो ये पार्टिकल भी घूम रहे हैं, ये पार्टिकल भी घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, है ना। जैसे मान लो यार आपने कोई धागे से पत्थर बांध दिया और उसको घुमाया, तो कैसे घूमेगा, सर्कल में घूमेगा। तो ऐसे ये पार्टिकल जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो ये तो डिस्टेंस है केवल, इसके बाद ऐसे घूम रहा है, तो इस रेडियस में गोल गोल घूमेगा, ये गोल गोल घूमेगा। तो इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जो है सर्कल में इसको घुमाएगी। ठीक है, और ये वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंट होगी आर के रिस्पेक्ट में। आर के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, परपेंडिकुलर। आपको पता है सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है हमारी, वो हमारी परपेंडिकुलर होती है फ्रॉम द रेडियस, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस पार्टिकल पे फोर्स निकालूं, इस M1 पार्टिकल पे मान लो फोर्स निकालूं, मैंने कई सारे पार्टिकल माने 1, 2, 3, मान लो पहले 1 पे फोर्स निकालूं, तो फोर्स कैसे निकालोगे आप, फोर्स ऑन पार्टिकल 1, तो वो कितना होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 जो होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 जो होगा वो होगा m इंटू ए। भाई फोर्स तो m इंटू ए ही होता है ना, फोर्स तो m इंटू ए ही होगा। तो हम लिख सकते हैं वो जो फोर्स है F1 इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1, M1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1, दिस इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 1। ठीक है, फोर्स ये हो गया इस पे। अच्छा, ओके, मैं ए को जो है क्या लिख सकता हूं, ए को मैं एक चीज और लिख सकता हूं। अगर मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अल्फा है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं, ए को लिख सकता हूं अल्फा इंटू आर, ए को लिख सकता हूं अल्फा इंटू आर। तो ये हो जाएगा M1 अल्फा
इंटू आर, ठीक है, R1, ठीक है, R1, ये हमारा फोर्स आया। अगर मैं टॉर्क निकालूं पार्टिकल पे, फर्स्ट पार्टिकल पे टॉर्क निकालूं तो कितना आएगा, वो मेरा होगा R इंटू एफ, R1 इंटू F1, R1 इंटू F1, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे R क्रॉस R इंटू एफ, R इंटू एफ। तो हमारा जो टॉर्क होगा वो होगा R इंटू एफ, ठीक है। तो R इंटू एफ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा M1 अल्फा इंटू R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहले पार्टिकल पे टॉर्क आया, इस पहले पार्टिकल पे टॉर्क आया, ठीक है। इस टॉर्क के कारण क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इस पार्टिकल पे टॉर्क आया, इस पार्टिकल पे टॉर्क आया। अब मैं दूसरे पार्टिकल पे टॉर्क निकालूं, दूसरे पार्टिकल पे टॉर्क निकालूंगा तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2 अल्फा इंटू R2 का स्क्वायर, उसका डिस्टेंस R2 होगा और मास M2 होगा। और देखो अल्फा सबके लिए सेम है, अल्फा तो सबके लिए सेम है, तो विल राइट अल्फा का अल्फा इंटू R2 का स्क्वायर। तो ऐसे जो टॉर्क होगा थर्ड पार्टिकल पे लिखूंगा तो M3 अल्फा इंटू R3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यू नो दैट टोटल टॉर्क जो होगा, टोटल टॉर्क हमारा जो होगा वो होगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, और ऐसे आपके पास यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो सबका टॉर्क मिला के हम बोल सकते हैं बॉडी पे नेट टॉर्क जो लग रहा होगा, जो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा होगा, वो बराबर होगा सब पार्टिकल के टॉर्क को मिला के, सब पार्टिकल के टॉर्क को मिला के। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे देखिए, अगर मैं τ1 की वैल्यू पुट करूं तो M1 अल्फा R1 स्क्वायर, M2 अल्फा R2 स्क्वायर, M3 अल्फा R3 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये M1 मैं अल्फा को कॉमन ले लेता हूं अगर, तो M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये चीज क्या आ गई, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, जो बॉडी के लिए हम समेशन करते हैं वो किसके बराबर होता है, वो जो है बॉडी के इनर्शिया के बराबर होता है, बॉडी के इनर्शिया के बराबर होता है। तो ये चीज हमारी क्या बन गई, इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हम इसे लिख सकते हैं, जो हमारा टॉर्क आया है टाउ इक्वल टू आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा, ठीक है। तो बिकॉज M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, या फिर M3 R3 का स्क्वायर भी लिख देते हैं, सो ऑन इक्वल टू आई, ये किसके बराबर होता है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हमारा यहां से ड्राइव हो गया टाउ इक्वल टू आई एल्फा, और ये टाउ कैसा टाउ है, एक्सटर्नल टॉर्क। ये जो फोर्स लगा, ये टॉर्क लगा होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये इक्वल होगा आई इंटू एल्फा के, ठीक है, आई इंटू एल्फा के। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट टाउ इक्वल टू आई एल्फा वेक्टर, एल्फा हमारा वेक्टर है तो ये हो जाएगा आई एल्फा वेक्टर। तो दिस इज द रिलेशन, अगर आप कंपेयर करें F इक्वल टू एम ए से, दिस इज द रिलेशन इन द रोटेशन टाउ इक्वल टू आई एल्फा, जो कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है F इक्वल टू एम ए। तो यहां से हमने ड्राइव कर लिया कि हमारा टाउ इक्वल टू आई एल्फा है, ठीक है। तो हमने ड्राइव कैसे किया है, हमने वहीं से स्टार्ट किया है, F इक्वल टू एम ए से स्टार्ट किया है, फिर हमने टॉर्क निकाला हर बॉडी का, और नेट टॉर्क जो निकाला, तो नेट टॉर्क हमारा डायरेक्टली खुद ही आ गया आई एल्फा। तो इट इज वेरी इजी डेरिवेशन, ठीक है। तो चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट डेरिवेशन। तो दिस इज द डेरिवेशन नंबर 2। Prove that rate of change of total angular momentum of a system of particle about a reference point is equal to total torque acting on the system. Rate of change of angular momentum जो है dl by dt किसके बराबर होता है, टाउ के बराबर, is at any point is equal to total torque acting on the system। या फिर explain and explain the principle of conservation of angular momentum। explain करना है आपको principle of conservation of angular momentum। तो देखो कैसे करेंगे, आपको पता है आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो होता है इक्वल टू आई ओमेगा के, आई ओमेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, L dl बाय dt इक्वल टू आई डी ओमेगा बाय टी, है ना। जब डिफरेंशिएट इसे करेंगे तो इसमें क्या होगा, आई तो बॉडी का कांस्टेंट होता है, आई तो चेंज होता नहीं है ना, इनर्शिया तो सेम रहता है, जब तक आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है इनर्शिया सेम रहेगा। चेंज क्या हो सकता है, ओमेगा, ओमेगा चेंज हो सकता है। तो मैंने उसको ही डिफरेंशिएट किया है, आई को कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया है। तो यहां से आपका क्या है, दिस इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाय डी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे वेलोसिटी हमारा होता है एक्सेलरेशन, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, एल्फा। तो डीएल बाय डी क्या आ गया, डीएल बाय डी आ गया हमारा
आई अल्फा। अब यार आई अल्फा क्या होता है, कुछ ध्यान आ रहा है? एफ इक्वल टू एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए, तो आई अल्फा क्या होगा? आई अल्फा इक्वल टू, जैसे वहां पे एफ के बराबर होता है, यहाँ पे किसके बराबर होगा? टॉर्क के बराबर, टॉर्क। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने ड्राइव भी किया था, आपने दूसरा डेरिवेशन हमारा देखा होगा। वी हैव ड्राइव दैट दिस इज इक्वल टू टॉर्क, दिस इज इक्वल टू टॉर्क। तो यहां से क्या आ गया? टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये कौन सा टॉर्क है? ये हमारा है एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क। तो हमारा जो एक्सटर्नल टॉर्क है इट इज इक्वल टू dl बाई dt। भाई इंटरनल टॉर्क तो जो है उसका तो इफेक्ट जीरो हो जाता है, इंटरनल का इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पेयर में होंगे तो कैंसिल कर जाएंगे आपके। तो आपका जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो dl बाई dt के बराबर आ गया। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वो बोलता है, देखो, अच्छा मान लो इस केस में अगर हमारा टॉर्क इज जीरो, इफ टाउ इज जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट ये भी जीरो, dl बाई dt भी जीरो, dl बाई dt भी जीरो। और कोई चीज जीरो कब होती है? कोई चीज जीरो कब होती है? उसका डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो चीज कांस्टेंट हो, जब वो चीज कांस्टेंट हो। तो इससे क्या पता चल रहा है? L इज कांस्टेंट। तो L कांस्टेंट होगा कब? जब टॉर्क होगा जीरो, जब एक्सटर्नल टॉर्क होगा जीरो तो हमारा L होगा कांस्टेंट, हमारा L होगा कांस्टेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है? इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क आवर एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ये जो है इसकी स्टेटमेंट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो वी कैन राइट L इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू L2 रहेगा। और अगर आप और लिखना चाहें L को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है आई ओमेगा की फॉर्म में, आई ओमेगा। तो वी कैन राइट आई ओमेगा 1 या फिर I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, है ना, I2 ओमेगा 2, है ना। अगर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो मान लीजिए इनर्शिया भी चेंज हो रहा है, उस केस में भी हम क्या लिख सकते हैं? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसके कई सारे एग्जांपल हैं, कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बेली डांसर होते हैं, अगर वो घूम रहे हैं और अपने हाथ को एकदम से श्रिंक कर लें तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। उनकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज उनका इनर्शिया घट गया, हाथ अंदर को अगर उन्होंने ले आए तो उनका इनर्शिया घट गया, इनर्शिया घट गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, बिकॉज आई इंटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, आई इंटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। तो यहां से हमने ये हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ है कि हमारा अगर टॉर्क जीरो होता है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो हमने इसको प्रूव कर लिया। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड डेरिवेशन इस चैप्टर का कौन सा होता है। तो टिल देन गुड बाय टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।